सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, उसमें भी ग्राफिकल वे हमने देखा था किस तरह से ऐड करते हैं। आज हम पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की कंडीशन क्या है? तो देखो, पहली कंडीशन ये है कि वेक्टर वेक्टर के साथ ही ऐड होगा, वेक्टर स्केलर के साथ ऐड नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखना। यानी आप वेलोसिटी को टाइम के साथ ऐड कर रहे हो, मास को फोर्स के साथ ऐड कर रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो आपने दोनों वेक्टर ही लिया, तो क्या तब भी दोनों को ऐड कर सकते हैं? उसके लिए कंडीशन ये है कि जो वेक्टर आप ले रहे हो उसका नेचर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड किया जाएगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। दोनों वेक्टर होने चाहिए और दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो अगर दो अलग अलग वेरिएबल हैं तो वो ऐड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया है 5x और दिया है 3y, इनको ऐड करने को आपसे कहा तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही लिख दोगे कि भाई यही है, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल सेम हो, लेट सपोज आपका 3y प्लस 8y कर दिया, तो आप इसको ऐड कर दोगे, 11y हो जाएगा। उस केस में इनका एडिशन पॉसिबल है। इस केस में ये ऐसे ही रहेगा, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। जब एक ही ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं एक ही बॉडी या एक ही पार्टिकल, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के इफेक्ट में होता है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही साथ एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, तब हम एडिशन करते हैं। इसको मैं पॉइंट में इस तरह से लिखा देता हूं, वन बॉडी या ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर साइमल्टेनियसली। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है, उस रिवर में कोई स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट सपोज इसको हम वीएस मान लेते हैं, ठीक है, वीएस वेक्टर। अब रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का डायरेक्शन इस तरफ है, रिवर की वेलोसिटी को हम वीआर वेक्टर मान लेते हैं। तो अब ये बताओ, वो जो स्विमर है, जो स्विम कर रहा है, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी है जिससे वो रिवर में फ्लो कर रहा है, दूसरा जो वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, स्विमर को अपने साथ बहा ले जाएगा, यानी उसको राइट साइड मूव कराएगा। तो उसी स्विमर पे दो तरीके की फोर्स एक्ट कर रही है कि नहीं? एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी जिससे वो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पानी का बहाव जो उसको राइट साइड मूव कराने की कोशिश करेगा। तो इसी बॉडी पे, इसी ऑब्जेक्ट पे, इसी बंदे पे दो तरीके का वेक्टर एक्ट कर रहा है, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी और दूसरा द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब इन दोनों का हम एडिशन करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट मान लो कुछ ये आएगा। वही मान लो यहाँ पर कोई बंदा था, वो अपना इस वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन हम कुछ मान लेते हैं। तो अब ये स्विमर और इस बंदे में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये जो वीएम है ये स्विमर पे एक्ट नहीं कर रही है, तो इसको ऐड करके हम रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे। सिर्फ एक कंडीशन आती है जहां पर हम रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं, उस केस में इन दोनों को आपस में एक साथ लाया जाता है। उसकी क्या कंडीशन है, वो रिलेटिव का टॉपिक है, तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये दोनों अलग अलग बॉडी पे वेलोसिटी है, वीएम अलग लग रहा है, वीएस अलग बॉडी पे लग रहा है, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वेक्टर एडिशन के लिए। अब जैसे मान लो कुछ वेक्टर्स हैं, इस तरह से वो अरेंज है, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, पहला वाला जो वेक्टर है उसकी टेल पकड़ लो, लास्ट वाले वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन कर दो, यानी कुछ इस तरह से हम करेंगे और ये रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। बेसिकली ये पहला और लास्ट का मतलब क्या है भाई? हमने कैसे मान लिया कि ये वेक्टर ए पहला है, हम वेक्टर बी को पहला मान सकते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि एक साथ कई वेक्टर्स लगे हुए हैं, उसमें जो हिस्सा ओपन है, यानी ऐसी टेल ढूंढो जिसके पीछे कोई हेड ना हो, और ऐसा हेड ढूंढो जिसपे कोई टेल ना हो। इस वाले पॉइंट पे फोकस करो। ये बी की जो टेल है उसके पीछे ए का हेड लगा हुआ है, यहाँ देख लो। सी की जो टेल है उसके पीछे बी का हेड लगा हुआ है, इधर देखो डी की जो टेल है उसके पीछे सी का हेड लगा हुआ है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का जो हेड है वहां पर बी की टेल है, बी का जो हेड है वहीं से सी की टेल निकल ली है, जहां पर सी का हेड है वहां से डी की टेल निकल ली है। लेकिन अगर ए की टेल हम देखें तो उसके पीछे कोई हेड नहीं है, ये ओपन वाला हिस्सा है। इसी तरह डी का जो हेड है उसके आगे किसी के टेल नहीं है, ये ओपन वाला हिस्सा है। तो इन्हीं को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी ओपन वाली टेल और क्लोज वाला जो हेड है वो आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नजर आएगी अगर आप ध्यान दो कि वेक्टर ए बी सी डी इन सब का डायरेक्शन कैसे है। अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, वहीं जो रिजल्टेंट है वो देखो ऐसे जा रहा है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो अगर कई सारे वेक्टर एक साथ अरेंज किए जा रहे हैं
उसमें जो रिजल्टेंट होगा वो उन सब के अपोजिट साइड अपने आप को अलाइन करेगा। यानी हो ये रहा था ना कि एक वेक्टर जहाँ एंड हो रहा था, जहाँ हेड था, वहीं दूसरे की टेल शुरू हो जा रही थी। लेकिन रिजल्टेंट का केस क्या है कि टेल से टेल जुड़ जाएगी, हेड से हेड जुड़ जाएगा, ये उल्टी तरफ जाके ऐड होगा। इससे हमको समझ में क्या आया? अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, एक चीज़ समझाने के लिए। अगर मैं इस रिजल्टेंट को हटा दूँ और इसकी जगह एक वेक्टर लगा दूँ, इसको नाम दे देते हैं हम वेक्टर ई, तो देखो होगा ये ना। अच्छा पहले इस केस में बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा। कोई ओपन टेल और हेड है नहीं, इसलिए रिजल्टेंट कहीं बन ही नहीं पाएगा। भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करोगे ना, तो ए की टेल और ई का हेड पकड़ो तो ये यही पॉइंट आ जाएगा, यानी उस वेक्टर की कोई लेंथ नहीं होगी। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आई, इसको मैं लिखा देता हूँ। इफ गिवन वेक्टर्स फॉर्म्स अ पॉलीगन देन रिजल्टेंट इज जीरो। अगर जो वेक्टर्स आपको दिए हैं वो इस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि वो एक पॉलीगन बना रहे हैं। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके बनी होती है। यहाँ देखो एक पॉलीगन बन रहा है ना, अगर ई वाले को हम हटा देते तो ये ओपन हो जाता और ओपन फिगर आपकी पॉलीगन नहीं होती। यहाँ पॉलीगन बनना है तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। अब यहाँ पर अगर किसी वेक्टर को हम उलट दें तो वो बाकी वेक्टर का रिजल्टेंट बन जाएगा। जैसे मान लो हम बी को उलट देते हैं तो बी को हटा देते हैं। अब इस वेक्टर के केस में आपसे मैं पूछूं कि बताओ रिजल्टेंट बनाओ, तो सिंपल आप क्या करोगे? आप कहोगे ओपन वाली टेल पकड़ लो, यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो ओपन वाला हेड है वहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या बना? वही जो हमारा वेक्टर बी था उसी को तो हमने उल्टा था। तो अब ये वेक्टर बी नहीं है, बेसिकली ये एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, या इसको हम कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल डायरेक्शन उलट गया है, इसका लेंथ वही है माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो कोई से भी वेक्टर को अगर पॉलीगन बनना है, किसी भी वेक्टर को उसके डायरेक्शन को बस उलट दें हम, तो फिर वही बाकी सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, बस उसको उस तरह से आपने सोचा नहीं है, और एग्जाम में आप सोचने का, रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज आपकी नॉलेज की चीज़ें थी, बाद में आपको बताया जाए तो अरे यार ये तो हाँ ये तो सही था, ऐसे तो पढ़े थे हम, लेकिन पहले आपने नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिया। तो ये जो ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली चीज़ ये कि अगर हम ग्राफिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, हम आंसर किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हैं, यानी इसको अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर इसको हम ग्राफिकली बनाएं, यानी ड्रॉ करके, लेंथ वगैरह मेजर करके, एंगल लेके इसको ड्रॉ करें, तब तो ठीक है। लेकिन उसमें भी एरर के चांसेस हैं। आपने सही से ड्रॉ नहीं किया, कुछ लेंथ छोटी बड़ी हो गई, एंगल थोड़ा इधर उधर हो गया मेजरमेंट में, ड्राइंग में, जिसकी वजह से एरर आ जाती है। तो ग्राफिकल मेथड हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमको उसमें उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती। इसीलिए एक दूसरे तरीके का मेथड होता है जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, यानी वहाँ पर हम फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करके रिजल्टेंट निकालते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके लिए हमको एक दूसरा मेथड स्टडी करना होता है जो है पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल मेथड को अप्लाई करके हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक कंडीशन में निकाल सकते हैं, अगर वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तब तो ट्रायंगल मेथड अप्लाई करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उस केस में आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। दो वेक्टर मान लो आपको दिया है, तो तीसरा वाला जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो रिजल्टेंट होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ देख लेना। तो उस केस में हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल बनना है तब हम फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते। उसके लिए हमको पैरेललोग्राम मेथड को यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अब वो सीखते हैं। तो हम पैरेललोग्राम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं दो वेक्टर के सम को निकालने के लिए। मान लो आपके पास दो वेक्टर है ए और बी। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग दियर टेल टू अ कॉमन ओरिजिन ओ एज शोन इन फिगर 3.6a। ट्रायंगल मेथड में हम क्या करते थे, एक वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल लगते थे। यहाँ पर दो वेक्टर जो हम लेंगे उनकी टेल को टेल से मिला देंगे, तो आपका टेल टेल हो जाएगा। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, तो आपको बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की टेल को आपस में मिला लेंगे। ये हमने पकड़ा इसको और यहाँ लाके हमने रख दिया। तो क्वेश्चन में आपको बेसिकली ऐसे दिया होगा कि एक वेक्टर ए है, उसकी वैल्यू ये है, जैसे मान लो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कुछ दी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड कुछ दिया होगा। दूसरे वेक्टर की भी इसी तरह से दिया होगा और आपसे कहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इतना बन रहा है। तो आप सिंपल ड्रॉ करोगे तो वही प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक तो सिंपल स्ट्रेट बनाओगे, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाना पड़ेगा, और दूसरा वाला जो है उतना ही एंगल लेके आप दूसरा वेक्टर बना दोगे। ठीक है, तो इतना काम हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, देखो मेथड का नाम क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या है, ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ये ऐसे कुछ बनता है। तो ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड आपस में बराबर होता है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है। तो वेक्टर ए जितना लंबा है
उसी लेंथ की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और वेक्टर बी जितना लंबा है उसी लेंथ की लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पैरेलल। ए के पैरेलल ऊपर लाइन बनेगी, बी के पैरेलल यहाँ लाइन बनेगी और बी के बराबर होगी। तो इसी ए की मैं कॉपी ले लेता हूँ और बी के हेड पे ले जाके हम ऐसे रख देंगे। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। ए की जो लेंथ है बिल्कुल वही लेंथ लेके बी से आप ऐसे डॉटेड वे में ड्रॉ कर देना। इसी तरह बी की कॉपी ले लेते हैं और बिल्कुल बी की पैरेलल ए के हेड पे रखते हुए ऐसे लगा देंगे। तो अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट होगा, लेकिन डायगोनल तो दो होते हैं, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा। तो वो वाला डायगोनल लेंगे जिसमें दोनों वेक्टर की टेल आ रही हो, यानी ये वाला हम नहीं लेंगे, दोनों वेक्टर की टेल से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया। जो रिजल्टेंट है उसकी टेल बाकी दो जो वेक्टर है उसी की टेल पे रहेगी और अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वहाँ पर इसका हेड रहेगा। तो ये हमारा वेक्टर आर बन गया। तो यही चीज़ जो मैंने आपको करके बताई वही थ्योरी के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए दोनों की टेल को हम एक कॉमन ओरिजिन जो कि ओ है वहाँ पर लाएंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए के हेड से जो कि बी के पैरेलल हो और एक दूसरी लाइन जो कि बी के हेड से बनेगी ए के पैरेलल, ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। इसका नाम भी दे सकते हो ओ क्यू एस पी। दोनों जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है वो जहाँ आके मिल रही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से। तो जो रिजल्टेंट आर है वो डायरेक्टेड होगा कहाँ से? कॉमन ओरिजिन ओ, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और डायगोनल के अलॉन्ग जो ओ एस डायगोनल है उसी के अलॉन्ग ये चलेगा उस पैरेललोग्राम के। तो ये फिगर में आपको दिया है। फिर लास्ट वाली जो फिगर है अभी मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर ट्राइंगल लॉ का यूज़ करके रिजल्टेंट को ऑब्टेन किया गया है। तो दोनों से आप देखोगे कि दोनों के मेथड से रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों मेथड जो है वो इक्विवेलेंट है, यानी रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, मेथड बस अलग है। ये देखो दोनों वेक्टर हमारा ये वेक्टर ए और बी है, दोनों को टेल पे ले आके हमने रख दिया। फिर इस तरीके से जैसा कहा था कि ए के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो जो कि बी के पैरेलल हो, फिर बी के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो जो कि ए के पैरेलल हो, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है एस वाले पॉइंट पे, वो और ओरिजिन को मिला दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर ये एंड होगा, यानी वहां पर उसका हेड होगा। अगर ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो उसमें क्या है, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की टेल को रख दिया, फिर ए की टेल और बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, उससे भी हमको वही चीज मिली। अगर ऐसे हम डॉटेड लाइन बना दे तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया जाके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऊपर आपको जो फिगर बनी है आप देख सकते हो, a प्लस बी आपका ये आ रहा है, इतनी लेंथ है, और a माइनस बी की लेंथ देखो, लेंथ ही तो आपको मैग्नीट्यूड बताती है। तो इक्वल नहीं आ रहा है ना। इक्वल कब आएगा? जब दोनों वेक्टर के बीच में यानी a और b जो दिए हैं 90 डिग्री बनेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। रिजल्टेंट इसका ये होगा, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये होगा। अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना होगा तो b का हम जो है इन्वर्ट कर देंगे, उसको बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो माइनस बी मिल जाएगा, और a और माइनस बी को ऐड कर लेंगे तो a माइनस बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी हमने ले लिया और इसको ले जाके हम यहाँ सेट कर देते हैं। अब a माइनस बी आपका ये हो गया। इस केस में जब देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनना था दोनों वेक्टर के बीच में, तो a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, यानी ये वाला और ये इक्वल होगा, एक के ऊपर एक रख के आप देख सकते हो। तो सिर्फ इसी केस के अंदर दोनों वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा। अब इसको देखो, जो मेरे सेकंड चैप्टर वाली वीडियो थी वो लगभग 7 घंटे की थी, लेकिन यहाँ देखो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है, 10 मिनट 45 सेकेंड। सोचो 7 घंटे की वीडियो है और ऑन एन एवरेज को कितना देखा जा रहा है, सिर्फ 10-11 मिनट, जो कि बनता है 2.6%। वीडियो स्टार्ट होने के आधे घंटे के अंदर ही 90% जो ऑडियंस है वो वीडियो छोड़ के चली जाती है, आगे नहीं देखती। इससे होता ये है कि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, तभी इतनी बड़ी वीडियो है और इतने थोड़े टाइम में ही लोग भाग जा रहे हैं। लेकिन वो लोग करते क्या हैं, वीडियो देखते हैं। कैसे देखते हैं? वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। तो यूट्यूब को लगता है कि यार वीडियो खराब है तो दूसरों तक वीडियो पहुंचाता नहीं है, इसकी वजह से चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और इसी वजह से मैंने क्लास 11th को 2 साल से पढ़ाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता है। जबकि वीडियो देखने में आपको कुछ नहीं देना है, फ्री है, उसके बाद भी हाल है। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है पढ़ाना। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जो भी चैप्टर होगा उसका मैं 50 to 60% ही कवर कराऊंगा, यानी उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है तो वो फुल चैप्टर की जो वीडियो है वो एक मिनिमम फीस दे के आप देख सकते हो।
यूट्यूब पे ही रहेगी, बस वो पब्लिक नहीं रहेगी, वो प्राइवेट वीडियो रहेगी। तो पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं बना दूंगा और जिसको भी देखना है वो जस्ट यूपीआई के थ्रू मुझे फीस की पेमेंट कर देगा और अपना ईमेल आईडी शेयर कर देगा। तो उस ईमेल आईडी पे मैं लिंक को मेल कर दूंगा। फीस मैंने इतनी रखी है जितना कि एक मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करने वाला अफोर्ड कर सके। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो आपकी फ्री है, वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि देखो मेरी भी फैमिली है और मेरे भी अपने कुछ खर्चे हैं। तो मेरा मकसद बस इतना है कि इतना मुझे कम से कम मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकूं। तो अगर इससे ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी तो आगे की वीडियोस में मैं फीस और कम भी कर सकता हूं या आगे की कुछ चैप्टर की वीडियो फ्री भी कर सकता हूं। तो ये जो कोर्स होगा ना वो चैप्टर वाइज होगा, जिस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए बस उसी चैप्टर का आपको पेमेंट करना है। तो इससे बर्डन भी नहीं होगा। मान लो कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है तो ठीक है, उसकी ना परचेज करो। तो हर चैप्टर की जो फीस है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जो वीडियो बन जाएगी उसी के सामने ही आपको फीस दिखेगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3.1, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब रेन कैसे हो रही है? वर्टिकल हो रही है। किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे होगी, ना कि नीचे से ऊपर। तो रेन के बारे में आपको एक तो डायरेक्शन दे दिया कि वो वर्टिकल हो रही है और स्पीड दे दिया। तो स्पीड और डायरेक्शन मिला लेंगे तो बेसिकली ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो रेन की आपको वेलोसिटी दी है। ये स्पीड लिखने का मतलब ये है कि ये आपका मैग्नीट्यूड है और वर्टिकल ये इसका डायरेक्शन है। और वर्टिकल में भी कैसे? ऊपर से नीचे, ना कि नीचे से ऊपर। तो रेन की वेलोसिटी को हम कुछ मान लेते हैं। लेट्स सपोज VR हम मान लेते हैं, ठीक है। VR वेक्टर ये रेन की वेलोसिटी है। Winds start blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west डायरेक्शन। कुछ टाइम के बाद हवा चलने लगती है। विंड की भी आपको स्पीड दी है और विंड का भी डायरेक्शन दिया है ईस्ट टू वेस्ट। तो डायरेक्शन आपका बेसिकली ऐसा होता है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवा चल रही है तो इसको हम VW कर सकते हैं, ठीक है। VW वेक्टर ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब एक लड़का है बस स्टॉप पे खड़ा है, किस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करे? अम्ब्रेला क्यों लगाया जाता है? ताकि बारिश से बचा जा सके। तो जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही होगी छाता ऐसा लगाएगा वो कि वो बारिश से बच सके। यानी अम्ब्रेला का डायरेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि रेन किस डायरेक्शन में हो रही है। अब यहाँ फिगर में देखो, जैसे मान लो यही लड़का है खड़ा हुआ है, अगर बारिश इस डायरेक्शन में होगी तो वो छाता उसका किस तरफ पॉइंट करेगा? छाता देखो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी जो रेन का डायरेक्शन होगा उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन अम्ब्रेला का होगा। दूसरी वाली फिगर में भी देख सकते हो, अगर बारिश ऐसे हो रही है तो उसका अम्ब्रेला इस तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब अगर हम रेन का डायरेक्शन निकाल लें तो उसका ठीक अपोजिट अम्ब्रेला का डायरेक्शन आ जाएगा। तो चलिए हम रेन के डायरेक्शन पहले निकालते हैं। अब ये बताओ, ये दोनों जो वेक्टर हमारे हैं VR और VW, ये किस पे एक्ट कर रहे हैं? ये सिंगल बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं कि नहीं? यानी वही हमारी रेन है, वही बारिश है। एक तो इसकी खुद की वेलोसिटी है VR जो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। अगर हवा चलेगी तो उसकी वजह से रेन अपना थोड़ा डायरेक्शन चेंज करती है कि नहीं? जैसे मान लो नॉर्मल ऐसे बारिश होती है, अगर हवा ऐसे चलने लगे तो फिर बारिश कैसे होगी? थोड़ी सी ऐसे तिरछा होके होने लगेगी, ठीक है। ये चीज़ तो आप एक्सपीरियंस करे हो खुद ही। अगर ऐसे हवा चलने लगे तो बारिश थोड़ा इस तरह तिरछा होने लगती है। तो विंड का इफेक्ट रेन पे पड़ता है। तो रेन किस डायरेक्शन में होगी ये डिपेंड करेगा, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरा विंड किस डायरेक्शन में हो रही है। यानी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमको रेन का डायरेक्शन मिलेगा। कंबाइंड इफेक्ट यानी इन दोनों का एडिशन कर दें तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वही रेन का डायरेक्शन होगा। अब इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ सके। ये हमारा VR वेक्टर है। अब वेक्टर एडिशन के लिए चाहे आप ट्रायंगल मेथड यूज़ कर लो या पैरेललोग्राम यूज़ कर लो। चलिए हम ट्रायंगल मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर की टेल रखेंगे। तो ये हमारा VW है। अब हमारे रेन की जो वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड 35 था और विंड का 12 था। तो देखने से भी, लेंथ से भी आपको आइडिया लग रहा होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? पहले वाले वेक्टर की टेल दूसरे वाले का हेड से मिला दो, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट का ही डायरेक्शन हमको निकालना है। तो अगर रिजल्टेंट हमारा ये है तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा वर्टिकल है? तो ऐसे बता दो, ये थीटा हम निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि वर्टिकल से इतना डिग्री एंगल बना रहा है। या आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल से बता दो कि हॉरिजॉन्टल से इतना कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज 5 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलो इस वाले एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। यानी हम वर्टिकल से ये रेन कितना एंगल बना रही है वो देख लेते हैं। अब देखो, रेन हमारी एक्चुअली वर्टिकल हो रही थी और विंड हमारी ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी। इसका मतलब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर आपका ये 90 डिग्री है। अब क्या आप थीटा नहीं निकाल सकते ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? सिंपल इसको आप एक ट्राइंगल की तरह समझो जहां पर आपको ये थीटा दिया है, ये आपका VR है, ठीक है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि मेन हमको मैग्नीट्यूड क्या बताती है? लेंथ बताती है।
और ट्राइंगल के अंदर हमको लेंथ ही तो चाहिए। ये आपका VW होगा, ये आपका R है। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है। बचा जो ये वो आपका बेस हो गया। तो क्या आप tan थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? VW अपॉन बेस क्या है? VR। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। VW और VR हम यहाँ वेक्टर नहीं ले रहे हैं, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसके ऊपर एरो नहीं लगाई, क्योंकि tan थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये परपेंडिकुलर हमको सिर्फ लेंथ चाहिए। डायरेक्शन को आप कैसे डिवाइड करोगे? कैलकुलेशन में तो डायरेक्शन आएगा ही नहीं। तो VW आपका 12 है, VR आपका 35 है, ये आ जाएगा 0.343। हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0.343। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे क्या इसको डिग्री में वैल्यू नहीं निकालेंगे? तो हाँ, निकाल सकते हो अगर आपके पास नेचुरल साइंस को साइंस टेंजेंट वगैरह इसका टेबल है तो। अदरवाइज बस आपको इतना ही लिखना है, बिना टेबल के आप नहीं निकाल सकते। टेबल से कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कहोगे तो एक डिटेल में इस पर वीडियो बना देंगे। तो देखो इस तरह से कुछ टेबल होता है, इसके अंदर है नेचुरल साइंस और फिर कोसाइंस, फिर आ गया नेचुरल टेंजेंट्स यानी tan की वैल्यू। तो इससे हर डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो tan 34 पूछ लिया, आप 34 कैसे निकालोगे? तो यहाँ इस टेबल से निकल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको tan 4.3 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल होल वाले पार्ट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, यानी उसके सामने वाला जो रो है उसमें देख लो। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, जैसे मान लो आपको 0.2 की चाहिए तो ये इधर पकड़ लो, 0.3 की चाहिए ये ऐसे पकड़ लो, तो हमको चाहिए 4.3। तो 4 हमारा ये रहा, 0.3 डिग्री ये रहा। अब 4 से ऐसे सामने हम लाइन खींचेंगे और 0.3 से हम ये ऐसे लाइन खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वही हमारी वैल्यू होगी। तो 4.3 डिग्री की वैल्यू होगी। अच्छा ये देखो यहाँ आपको डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगाया है, तो आपको ये मान के चलना है ये आपका 0.0752 ये वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ हर जगह स्टार्टिंग में डेसिमल है, ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक नहीं लगा, तो इसको आपको लगा लेना है। यानी आपको होल वाला पार्ट और डेसिमल के बाद वाला पार्ट अलग कर लेना है। होल वाला पार्ट आपको ये पहले वाले कॉलम में मिल जाएगा और डेसिमल के बाद वाला पार्ट आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। दोनों जहाँ मिल रहे हैं वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, एक और वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको tan 7.2 डिग्री चाहिए, तो 7 हमारा ये रहा और 0.2 डिग्री ये रहा। 7 के सामने ऐसे लाइन खींच लो। अब इस तरह लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में ही देख लो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और 0.2 के नीचे ये, तो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, यानी tan 7.2 डिग्री की वैल्यू होगी 0.1263। खैर हमको क्या ढूंढना था? हमको tan इनवर्स 0.343 की वैल्यू चाहिए थी, यानी 0.343 tan की किस वैल्यू पर मिलेगा? तो चलो ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखो 0.344 है, हमको 343 चाहिए। तो 18 वाले टेबल में देखो आपको यहाँ लास्ट में क्या मिल रहा है? 0.342 मिल रहा है। और ये जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, कितने डिग्री पे मिल रहा है? यहाँ से देखोगे तो ये 18 है और ऊपर साइड चलेंगे तो हमको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ चले हमको 0.9 मिल गया, यानी tan 18.9 डिग्री की वैल्यू है 0.342 और tan 19 डिग्री की वैल्यू है 0.344। इसका मतलब tan 0.343 की वैल्यू इसके बीच में आएगी, तो राउंड ऑफ करके हम tan 19 डिग्री कह सकते हैं, यानी थीटा हमारा 19 डिग्री होगा। अच्छा ये मैंने जल्दी जल्दी में बताया, अगर आपको ना समझ में आए, और उसके अलावा ये वाला पार्ट भी होता है डिफरेंस मीन क्या है, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक साइड इधर से वैल्यू पकड़े, एक उधर से पकड़े, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो tan 90 डिग्री की ये वैल्यू है। तो नेचुरल टेंजेंट के टेबल से हमने ये निकाला कि थीटा की वैल्यू 19 डिग्री आ जाएगी। अब 19 डिग्री है तो रेन एंगल जो बना रहा है उसकी है। अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा मैंने आपको बताया, जो रेन का डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये। अब इसी वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ा दें, तो आप ये मैथ में पढ़े हो कि अगर इस तरह से हमारा एक्स बनना है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, क्योंकि ये ऐसे एक्स बनना है, ये और ये आपस में इक्वल होगा। तो थीटा तो वही है। तो अम्ब्रेला वो कैसे लगाएगा? वर्टिकल से वो 19 डिग्री पे लगाएगा। अब 19 डिग्री किस तरफ? भाई ये वर्टिकल है, आपने कह दिया वर्टिकल से 19 डिग्री बनाएगा, तो 19 डिग्री इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, यानी ये भी थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है। किस तरफ जाएंगे हम? तो सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा और इससे भी काम नहीं चलेगा कि वर्टिकल से इतना डिग्री बना रहा है। किस तरफ बना रहा है? ईस्ट की तरफ बना रहा है कि वेस्ट की तरफ बना रहा है?
अब आप खुद देख लो, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, तो ये अम्ब्रेला इस तरफ है, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा ईस्ट की तरफ। तो आप कहोगे बॉय जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा तो वो वर्टिकल से 19 डिग्री ईस्ट की तरफ होल्ड करेगा। अब एक बंदे ने डाउट पूछा था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्टिकल से इधर कि वर्टिकल से इधर, उसने कहा था ये नीचे भी तो हो सकता है। ज़रा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप छाता कैसे पकड़ते हो भाई? छाता आपका ये थोड़ा तिरछा करके ऐसे पकड़ोगे या फिर आप ऐसे पकड़ोगे? नीचे की तरफ का मतलब क्या? आपका छाता ऐसे है, तो भैया उल्टा छाता कोई लगाता है क्या? बारिश कोई नीचे से तो आ नहीं रही है, तो ये जो दो डायरेक्शन है अम्ब्रेला की, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो तभी आप छाता लगाओगे जब नीचे से बारिश हो रही हो। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बस हमको इसी दो में देखना है, ईस्ट की तरफ जाएगा कि वेस्ट की तरफ जाएगा। हमने कह दिया ईस्ट की तरफ रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन की बात किया था, हालांकि आपके एनसीईआरटी में रिजल्टेंट को भी निकाला गया है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि 90 डिग्री बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। रिजल्टेंट आपका हाइपोटेन्यूज है, आपको मैंने बताया था। तो सिंपल हमको मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन दूसरी तरह से हमने निकाल लिया। अब सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए कि आर एक्चुअल में कितना बड़ा होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलो, जहां पर हमको आर की लेंथ पता करनी है, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ पता करना है। तो आर हो जाएगा √VR² प्लस VW²। VR हमारा 35 है, इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो एनसीईआरटी के अंदर आपको पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ किया है, क्योंकि दोनों वेक्टर की टेल आपस में मिलाई है। तो इन जनरल सॉल्व करने के लिए हम पैरेललोग्राम मेथड का ही यूज़ करते हैं। ट्रायंगल मेथड तो तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बने। अदरवाइज उसके अलावा हम पैरेललोग्राम मेथड से एक फॉर्मूला बनाए हैं, जो कि एनालिटिकल मेथड में हम देखेंगे, उसका यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस केस में अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का डायगोनल किसके बराबर होता है? लेंथ और ब्रेथ के स्क्वायर के रूट के बराबर होता है। यानी आर हमको निकालना होगा, तो जो लेंथ है VR इसका स्क्वायर प्लस जो विड्थ है VW इसका स्क्वायर, इसका होल रूट ले लो तो आ जाएगा। वही तो फॉर्मूला हमने लगाया था। तो आंसर में क्या लिखा है? द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड द विंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर VR एंड VW, फिगर में दिया हुआ है, एंड आर इन द डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय द प्रॉब्लम। तो डायरेक्शन वही है जिसमें बताया गया है। यूजिंग द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन वी सी दैट द रिजल्टेंट VR एंड VW इज R एज शोन इन फिगर। तो वेक्टर एडिशन का रूल हमने लगाया, और रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, डायरेक्शन वो थीटा बताएगा। तो आर क्या हो जाएगा? जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी VR ये मैग्नीट्यूड है। देखो ये बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। स्क्वायर ये हमने कर दिया, सॉल्व करके 37 मीटर पर सेकंड आ गया। ये रिजल्टेंट जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकला। द डायरेक्शन थीटा दैट आर मेक्स विद द वर्टिकल इज गिवन बाय, देखो tan थीटा ये हमने इस तरह से निकाला था, थीटा की वैल्यू ये 19 डिग्री आई। Therefore the boy should hold his umbrella in the vertical plane at an angle of about 19 degree with the vertical towards the east। अब इतनी बड़ी कहानी क्या लिख दी? कह रहा इसीलिए जो बॉय है वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा किसमें? वर्टिकल प्लेन में। अभी वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अब देखो ये जो हमारी वॉल है ये वर्टिकल प्लेन है, अम्ब्रेला हमारा इसी तरह से होगा, इसी वर्टिकल प्लेन में इधर या इधर मूव करेगा, तो अम्ब्रेला आपका वर्टिकल प्लेन में ही तो अलाइन होगा। या तो ऐसे जाएगा या ऐसे मूव करेगा, लेकिन रहेगा ये वर्टिकल प्लेन में। ये देखो ये पैड मैंने लगा दिया, अब ये पैड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से है, मैंने ऐसे लगा दिया। तो अब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अम्ब्रेला आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे तो मूव करेगा नहीं, ठीक है? अम्ब्रेला तो वर्टिकल प्लेन में ही ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसीलिए आपके वहाँ लिखा हुआ है कि ये वर्टिकल प्लेन में इतना डिग्री एंगल इस तरफ बनाएगा, ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तो ऐसे होता, और अम्ब्रेला को ऐसे नहीं लगाता, ऐसे नहीं घुमाता, ठीक है? तो समझ गया वर्टिकल प्लेन की कहानी। जो थीटा की वैल्यू आई है वो उसका एंगल हो जाएगा 19 डिग्री बनाएगा। अब कहोगे 19 डिग्री कहाँ से बनाएगा? वर्टिकल से बनाएगा या हॉरिजॉन्टल से बनाएगा? तो हमने देखा था कि वर्टिकल से बनाएगा। किस तरफ बनाएगा वर्टिकल से? ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ? तो ये भी मैंने बताया था कि देखो ईस्ट की तरफ बनाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड कर देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।